हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम करने वाले हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर को क्या करेंगे, एक समराइज कर देंगे, एक वे में पढ़ेंगे हम कि हमें किस टॉपिक को कैसे रिलेट करना है और किस टाइप से समराइज करके पूरा स्टडी करना है अच्छे से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? जब हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को एट रेस्ट कंडीशन में पढ़ते हैं, जब हमारे चार्जेस रेस्ट में होते हैं, तब जो हम स्टडी कर रहे हैं जिस ब्रांच को, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? ये है क्या? इस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या चीज़ है, पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ से क्या राइज हुआ है, चार्जेस का कंसेप्ट कैसे मिला, उसके बाद हमने फोर्सेस का कंसेप्ट कहाँ से लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें एक एक करके एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपने पढ़ा था क्लास 11th केमिस्ट्री में। आपने क्या पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस पे फोटोन्स को स्ट्राइक करवाते हैं, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी को स्ट्राइक कराते हैं, तो इस मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस फोटोन्स के थ्रू एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और वो एनर्जी गेन करके यहाँ से धीरे धीरे क्या होते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर यहाँ से इजेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इस मेटल सरफेस को छोड़ के वो आगे निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में हमने जो प्रोसेस पढ़ा था, किसकी वजह से, कितनी एनर्जी हमें चाहिए एक मेटल सरफेस को उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। और हर मेटल का पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होता है। सभी मेटल्स के अपने अलग अलग वर्क फंक्शंस होते हैं। तो वर्क फंक्शंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए कि वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन है हमारा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। अब जब किसी दो बॉडी को हम क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, तो रब करने वाले प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास कि जब हम उसको रब कर रहे हैं तो एक सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है। जब दो सरफेस को हम रब कर रहे हैं तो एक सरफेस जो है उसमें से जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा वो इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि उसका जो इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, वो एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएगा। तो एक सरफेस से एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दूसरा सरफेस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम दो सरफेस को रब कर रहे हैं तो रब करने की वजह से एक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, दूसरा सरफेस उसको गेन कर रहा है। तो हो क्या रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब दो बॉडी को रब करने के प्रोसेस से एक बॉडी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इधर आता है, तो ये बॉडी जो इलेक्ट्रॉन जहां से लोअर वर्क फंक्शन वाले से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर वर्क फंक्शन वाले में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया वो बॉडी कौन सी चार्ज गेन कर लेती है, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेती है। जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा, जब हमें वो समझ आया, तो हमने यहाँ ये पढ़ा बस कि जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो वो दोनों बॉडी अपोजिट चार्जेस गेन कर लेती है। जैसे एम्बर और वुड में होता है, अगर उन्हें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं उन दोनों को, तो दोनों अपोजिट चार्जेस गेन करते हैं। तो यहाँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पे ये डिफाइन किया, कि चार्जेस जो हैं वो टू टाइप के हैं। कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो वो दोनों बॉडी अपोजिट चार्जेस गेन करती है। तो उन्होंने ये डिफाइन किया कि चार्जेस दो टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और इसी के बेसिस पे हमने एटम के अंदर चार्जेस को भी स्टडी किया कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हमारे चार्जेस का कंसेप्ट आया। तो अगर हम रिलेट करें चार्जेस तक तो हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब कोई दो बॉडी को हम रब करते हैं तो उन दोनों बॉडी में अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। रब करने की वजह से क्या होते हैं, वो दोनों बॉडी जो अनचार्ज थी वो बॉडी क्या हो जाएंगी, अब चार्ज बॉडी हो जाएंगी और दोनों के जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट होंगे। इसके बाद चार्जेस का कंसेप्ट आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। किसके बेसिस पे दिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे दिया। अब हम चार्जेस को ही थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ पे जाएंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम में n चार्जेस हैं। कितनी चार्जेस हैं, n चार्जेस, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अगर हमें टोटल चार्ज को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, इस आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज जो है वो है Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। दिस इज द टोटल चार्ज इन दिस बॉडी। तो चार्ज क्या होता है, सिंपल एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन के थ्रू चला जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की उसे बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज जो है किसी भी बॉडी में कंजर्व रहता है, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। चार्ज ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इनिशियल जितना है फाइनल ही उतना है। चार्ज का सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के होता है। टोटल चार्ज जो है किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जो होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका क्या है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एज वी नो दैट कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इक्वल चार्ज होते हैं, सिर्फ साइन क्या होता है उनका अपोजिट। इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और प्रोटॉन क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम प्लस के साथ। तो ये हमारा E है, E क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है तो क्या आ जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम विथ माइनस के साइन के साथ। ये आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का अगर हम देखते हैं टोटल चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया उन्होंने कि जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और यहाँ से हमने क्या डिफाइन किया एक चीज कि कोई भी बॉडी की किसी भी क्वांटिटी को हम तभी क्वांटाइज्ड कहेंगे जब वो जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, किसके अमाउंट में होनी चाहिए, वो डिस्क्रीट अमाउंट में उसका सम होना चाहिए, कंटिन्यूअस में उसका सम नहीं होना चाहिए। जब डिस्क्रीट वैल्यू के साथ उसका सम होगा, एन यहाँ पे क्या कंटेन करता है 1 2 3 4 कोई इंटीजर होगा। ई कोई किसी भी बॉडी का अगर मैं चार्ज डिफाइन करूँ तो क्या हो सकता है 2e 4e 6e। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चार्ज है, चार्ज बॉडी है 2.5e के साथ? नहीं, क्योंकि 2.5 जो है हमारा इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर नहीं है ये हमारा 2.5e। तो इंटीजर के टर्म में होना चाहिए किसी का चार्ज। इलेक्ट्रॉन को क्या हम आधा कर सकते हैं कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक आधा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 3 टाइप की हमारे पास प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
चार्जेस के बाद कुछ नोट करना है तो साथ के साथ नोट कर सकते हैं आप। अब हम चार्जेस को जब समझ लेते हैं, सबसे पहले हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, फिर हमने चार्जेस को देख लिया, चार्जेस के नेचर को देख लिया। अब हम देखते हैं चार्जेस से आगे कंसेप्ट जो हमारे आते हैं। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। सिमिलर वे में अब मैं मैग्नेट को भी थोड़ा डिफाइन करूंगी, फिर मैं आऊंगी चार्जेस पे कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, कहाँ से। क्योंकि देखा जाए तो जो हमारा 12th का फिजिक्स है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को हमें रिलेट करके ही पूरा स्टडी करना होगा। तो मैग्नेट को अगर हम एक बार देखें तो मैग्नेट में क्या होता है, पोल्स होता है NNS, एन नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये सारा आपको पहले से ही नोन है, ये जनरल चीजें हैं जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जब आप किसी दो मैग्नेट को पास में लेके आते हो और पास में लाने के साथ इस टाइप से लाते हो कि उनके अपोजिट पोल्स एक साथ, उनके जो दो अपोजिट एंड है उनके जो पोल्स हैं वो क्या है, अपोजिट हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन इन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं कि ये जो दो हमने मैग्नेट लेके आए हैं वो दो मैग्नेट सेम पोल के अपोजिट एंड वाले जो हैं वो सेम पोल के हैं, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे कि ये इस टाइप से क्या कर रहा होगा, इसको इधर, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पे दोनों पास आने के लिए अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट पोल्स है। तो ये क्या है, एक मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके पोल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो दो टाइप का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, उसके अनलाइक एंड लाइक पोल्स की वजह से। सिमिलर वे में यहाँ पे हमने पहले क्या डिफाइन किया, पोल्स को डिफाइन किया, फिर फोर्स को डिफाइन किया, क्योंकि हमने वहां पे उसका नेचर देखा, नेचर के बेसिस पे हमने फोर्स को देखा। यहाँ पे भी चार्जेस के केसेस में भी हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जैसे वहाँ N और S थे, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। हम देखते हैं कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को पास में रख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये दोनों जो सेम चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। और अगर हमारे पास यही अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो दोनों ही केसेस में जैसे यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी अपोजिट अट्रैक्ट कर रहा है, और जो आपका जो सेम नेचर के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी चार्जेस की वजह से फोर्स जो है वो क्या है, ओरिजिन हुआ है, उस फोर्स का ओरिजिन हुआ है। हमें ये तो नोन है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो अराइज हो चुका है। यहाँ जो फोर्स है वो है रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ जो फोर्स है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे आपका मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, वैसे ही चार्जेस की भी इंट्रिंसिक अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करते हैं। इधर दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब इसी फोर्स का यहाँ जो फोर्स हमारे पास रेज हुआ है, उस फोर्स का अमाउंट क्या है, वो जो चार्जेस है उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स, उसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कूलॉम्स लॉ का यूज किया है। कूलॉम्स ने यही बताया था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और ये जो चार्जेस हैं हमारे पास अभी, ये चार्जेस हैं हमारे पास पॉइंट मास, पॉइंट चार्जेस हैं ये हमारे पास, स्टेशनरी चार्ज है, रुके हुए हैं ये, और ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R। दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, R। तो यहाँ जो इन दोनों चार्जेस के बीच में, अच्छा एक चीज और, जो ये जो चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2, ये कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, रिपल्सिव भी एंड अट्रैक्टिव भी।
अगर ये चार्जेस सेम नेचर के हुए तो वहाँ फोर्स होगा रिपल्सिव, और अगर ये चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर। लेकिन अगर यही सेम नेचर के हैं तो यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ये जो चार्जेस हैं, हमें ये पहले से ही पता है कि ये फोर्स क्रिएट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, रिपल्सिव अट्रैक्टिव कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी फोर्स का अमाउंट निकाल रहे हैं कि Q1 Q2 ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कोई से भी चार्जेस हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस होंगे, स्टेशनरी चार्जेस होंगे। ये सारी कंडीशंस हैं कूलॉम्स लॉ की जो हमें बिल्कुल पता होना ही चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, एंड जो फोर्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। तो फोर्स जो है इन दोनों के बीच में लगने वाला वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन Q1 Q2 एंड इन्वर्सली डिपेंड ऑन द R स्क्वायर। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं इन दोनों ही इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से F इज इक्वल टू डायरेक्टली डिपेंड ऑन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब हम इस साइन को हटाते हैं डायरेक्टली तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म मिलता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पे इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है K है हमारा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर। मीडियम है, वैक्यूम है, उसके बेसिस पे हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। F क्या है हमारा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और K है हमारा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिक वैल्यू है K की 9 इंटू 10 की पावर। अगर आप पूरे 9 किसी भी न्यूमेरिकल में आप K की वैल्यू पूरी की पूरी लगाओगे तो ये टर्म लगाओगे, और अगर आप इनकी अलग अलग वैल्यू लगाते हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। अब ये किसके लिए था आपका, वैक्यूम के लिए था। इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। ये किसके लिए है आपका, वैक्यूम के लिए है। अगर मैं यही चीज किसके लिए निकालती हूँ, फोर्स निकालती हूँ, अगर हमने इन्हीं दो चार्ज को किस में रख दिया, किसी मीडियम के अंदर में रख दिया, जिस मीडियम की परमिटिविटी क्या है आपकी, एप्सिलॉन है, तो यहाँ से F मीडियम कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन में K की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, F वैक्यूम अपॉन में F मीडियम इज इक्वल टू, F मीडियम कितना आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन M अपॉन में, सिर्फ मैं एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, F जो है, F और एप्सिलॉन इनका रिलेशन क्या है, इनवर्सली डिपेंड करते हैं। तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन R से, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी, एप्सिलॉन R को हम क्या बोल सकते हैं, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे हम यहाँ।